नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर निखिल वर्गे। मैं तेरणा हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड फिजिशियन हूँ और आज हम वैक्सीन के बारे में जानकारी लेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव करंटली भारत में चल रही है। इतने कम समय में सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन सिर्फ भारत में ही दी गई है। हमने इस वैक्सीनेशन ड्राइव को स्टेज वाइज कंप्लीट करने की कोशिश की है, जिनमें सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीन दी गई जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और जिनको इससे सबसे ज़्यादा मदद मिलने वाली थी। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी थी उनके अनुसार सबसे पहले 60 की उम्र से ज़्यादा वाले लोगों को वैक्सीन दी गई। उसके बाद धीरे धीरे 45 प्लस लोगों को वैक्सीन दी गई और उसके बाद अभी 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। अब इस वैक्सीन को स्टेज वाइज क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है और हम सभी लोगों को साथ में वैक्सीनेट नहीं कर सकते। तो हमने उन लोगों को चूज़ किया जिनमें कोविड से होने वाली बीमारी की सीवियरिटी ज़्यादा होती है और जिनमें उससे होने वाला मौत का जो स्तर है वो ज़्यादा है। इसके अनुसार हमने सबसे पहले उन लोगों को जिनमें कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी या फिर लंग्स की बीमारी, उनको वैक्सीनेट किया गया। धीरे धीरे इन वैक्सीनेशन के दौरान हमने कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेट करना शुरू किया। अभी जो मुश्किल हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि डोजेस की सब जगह पे उतनी मात्रा में अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसके अनुसार ये वैक्सीन प्रोक्योर की जाएगी और आप सबको इन्हें अवेलेबल कराया जाएगा। तब तक के लिए हमने वो करना है जो हमने पूरे साल भर तक किया है। हमने पूरे साल भर डिसिप्लिन को फॉलो किया, प्रोटेक्शन को फॉलो किया, मास्क का यूज़ किया और सैनिटाइज़र का यूज़ किया। इस तरीके से आप सब ने अपने आप को अब तक कोरोना से बचा के रखा हुआ है। वैक्सीन इसी कड़ी का एक हिस्सा है। वैक्सीन लेने के बाद आपकी प्रोटेक्शन और बेटर हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको चुनिंदा वैक्सीन में से कम 2 वैक्सीन के डोजेस तो लेने ही हैं। अभी भारत में जो दोनों वैक्सीन प्रमाणित की गई है उनके हमें 2 डोजेज लेने हैं, जिसमें कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन के 2 डोजेस के बीच में 4 वीक्स का अंतर होना चाहिए, जबकि कोविशील्ड में शुरुआती दौर में 4 वीक्स का डिस्टेंस रखने के लिए बताया गया था। लेकिन अभी जबकि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है तो ये देखा गया है जब ये डिफरेंस 5 से 6 हफ्ते तक रखते हैं तो उस वैक्सीन की इम्यूनिटी का इफेक्ट और ज़्यादा बेहतर होता है। काफ़ी लोगों के साथ आपको ये मुश्किल आई होगी कि वैक्सीन के 5 से 6 हफ्ते के बाद आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है या फिर जिन्होंने वैक्सीन ली है उन्हें उसी सेंटर पर फिर से वैक्सीन लेने के लिए स्लॉट अवेलेबल नहीं है। लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरी डोज कहीं और भी ले सकते हो या फिर आप कुछ और देर तक इंतज़ार कर सकते हो। अब हम यही जानेंगे कि यह वैक्सीन काम कैसे करता है। वैक्सीन के ज़रिए इस वायरस का एक इनएक्टिवेटेड हिस्सा हमारे शरीर में छोड़ा जाता है। हमारी इम्यून सेल्स इन वैक्सीन के ज़रिए दिए जाने वाले मॉलिक्यूल को एक फॉरेन मटेरियल जानकर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। इसके बाद जब हमारे शरीर में एक पर्याप्त मात्रा एंटीबॉडीज़ की बन जाती है तो हमारी बॉडी अपने आप को वायरस से प्रोटेक्ट कर सकती है। यही एंटीबॉडी जब एक्चुअल वायरस की एंट्री आपके शरीर में होगी तो उसे इनएक्टिवेट करने में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से काम करता है वैक्सीन। वैक्सीन के दूसरे फायदे क्या हैं? जब हम बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर देते हैं तो इससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन को कट डाउन करने में हेल्प होती है। जैसे एक बंद कमरे में अगर 100 लोग उपस्थित हैं और इनमें से अगर 70% लोग वैक्सीनेटेड हैं तो वैक्सीन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जाएगा और दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन तक नहीं जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है क्यों हम लार्ज स्केल में कम्युनिटी वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अब दूसरी बात कि इस वैक्सीन की प्रोटेक्शन कब आती है। जैसे कि हम करंटली 2 वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं और जो भी साइंटिफिक डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसके तहत ये बताया गया है कि इस वैक्सीन का प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी का स्तर तब आएगा जब कम से कम 2 हफ्ते का समय बीत जाएगा आपके दूसरे डोज के बाद। तो आपकी फर्स्ट डोज लगनी है, उसके बाद आपको सेकंड डोज लेनी है और सेकंड डोज के 2 हफ्ते के बाद आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा होगी एंटीबॉडीज़ की जो आपको कोविड के वायरस से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो इसीलिए एक डोज लेने के बाद
आप आपकी सावधानियां बरतना बंद नहीं कर सकते। काफ़ी लोग हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं जो हमसे कहते हैं कि हमें 1 डोज वैक्सीन की ली, फिर भी हमें कोविड का इन्फेक्शन कैसे हुआ। तो जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को ये परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी अगर वो अपनी प्रोटेक्टिव सावधानियों को नहीं बरतेंगे। दूसरी चीज़, क्या मुझे वैक्सीन लेने के बाद कोविड बिल्कुल नहीं होगा? तो इसका उत्तर ऐसा है कि फ़िलहाल जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है गए 6 महीने के वैक्सीनेशन के बाद, वो ऐसी है कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों को कोविड फिर भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। और जिन लोगों में वैक्सीन के बाद कोविड होता है उनमें ये कोई सीवियर टाइप की इन्फेक्शन नहीं होती है, उनमें वो माइल्ड टाइप की इन्फेक्शन होती है। तो ये 2 सबसे बड़े प्रोटेक्शन आपको कोविड की वैक्सीन देगी। अब कुछ लोग जो कोविड की पहली डोज वैक्सीन लेने के बाद या फिर ऑलरेडी कोविड वैक्सीन मिलने से पहले ही इन्फेक्ट हो गए, उन्हें क्या करना है? तो हम ये बताते हैं कि वैक्सीन लेने से पहले या वैक्सीन की 1 डोज लेने के बाद अगर आपको इन्फेक्शन हो जाती है और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है या फिर आपको उसकी कोविड की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, तो अगले 4 से 6 सप्ताह तक आप वैक्सीन की डोज नहीं ले सकते। इससे भी आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन जो आपको प्रोटेक्शन देने वाला था एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके, उसी तरीके का कुछ प्रोटेक्शन आपको आपके इन्फेक्शन के बाद भी आपके शरीर में रहेगा। तो तुरंत आपको इन्फेक्शन के बाद वैक्सीन देने की जल्दी नहीं करनी है। अब वैक्सीनेशन के लिए आपको क्या करना है? जैसे आप सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। ये रजिस्ट्रेशन आपके आधार कार्ड नंबर से लिंक्ड है। इसके लिए आपको cowin.gov.in ऐप पे जाना है या फिर आप आरोग्य सेतु ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और इसे वैक्सीनेशन के टाइम वेरीफाई भी किया जाएगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन आपको देने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन यूज़फुल नहीं होगा। जिन लोगों को डायबिटीज़, हार्ट की या ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं या कैंसर या ऐसी कोई बीमारियां हैं, वो लोग भी वैक्सीन के लिए एलिजिबल है। इनसे उनको कोई भी मुश्किल नहीं फेस करनी है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप वैक्सीन लेने के लिए जाएं, तब आप वहाँ के डॉक्टर को ये सारी जानकारी आप खुली तरीके से दे दें। वैसे ही अगर आपको किसी की दवा की एलर्जी इससे पहले हुई है या फिर आपको किसी और चीज़ की एलर्जी की शिकायत है, तो वो भी इंफॉर्मेशन आप वहाँ के डॉक्टरों से ज़रूर शेयर करें। इससे उन डॉक्टरों को आपके लिए प्रोटेक्टिव तरीके से वैक्सीन देने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प होगी। वैक्सीन जो टेस्ट की गई हैं वो हेल्दी वॉलंटियर्स में की गई हैं और बाकी बीमारियों से जो मरीज़ परेशान हैं उनमें की गई हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और प्रेग्नेंट वुमेन में अब तक वैक्सीन की टेस्टिंग उतनी स्तर तक नहीं हुई है, इसीलिए करंट रिकमेंडेशंस के ज़रिए हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या प्रेग्नेंट मदर्स को ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। वैक्सीन देने के बाद आपको क्या मुश्किल हो सकती है? वैक्सीन के बाद कुछ हद तक कुछ लोगों को हल्का सा बुखार या बदन दर्द हो सकता है। ये आपकी इम्यूनिटी वैक्सीन मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करती है उसका असर है, लेकिन आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ बेसिक मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल 1 से 2 दिन ले सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ होती है तो। इसके अलावा अगर इसके बावजूद भी 2 से 3 दिन के बाद आपको कोई ऐसे सिम्टम्स लगते हैं जो सामान्य नहीं हैं, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि वैक्सीन आप सब ज़रूर लें और इसके लिए गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। थैंक यू वेरी मच।